कॉस्मोस की उम्र और आकार की इबारत रोशनी से लिखी हुई है। कुदरत की खूबसूरती, तारों के अंदर मौजूद पदार्थ और स्पेस और टाइम के नियम, ये सब शुरू से ही मौजूद रहे हैं, मगर हमें कभी नजर नहीं आए जब तक कि हमने उन्हें देखने का और भी ताकतवर तरीका नहीं खोज लिया। नई दुनिया देखने का ये सिलसिला कई तरह से शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। इसे दिखाने वाले हीरो अलग अलग दौर और समय में पैदा हुए, जैसे कि प्राचीन चीन के एक फिलोसोफर, 11वीं सदी के इराक का एक उस्ताद जिसने खलीफाओं को भी हैरत में डाल दिया था, एक लावारिस और गरीब जर्मन जिसका मालिक बेहद जल्लाद था। इन सब की मदद से हम रोशनी में छिपे राज तलाशने के और करीब आए। इनमें से ज्यादातर के तो हमें नाम भी पता नहीं है, मगर बहुत पहले कहीं ना कहीं किसी एक इंसान ने देखा होगा कि रोशनी कैसे कैसे कमाल दिखाती है। कौन जानता है, शायद रोशनी का ऐसा कोई अजूबा देखकर ही दुनिया का पहला कलाकार बना हो। ये सारी तरक्की आखिर कैसे हुई? छोटे छोटे कुंडों में रहकर शिकार करने और खुले आसमान के नीचे रहने वाले इंसान ने विश्व सभ्यता का निर्माण कैसे कर डाला? हम वहां से यहां तक कैसे आ गए? कोई जवाब नहीं। मौसम के बदलाव, आग पर काबू, औजारों का आविष्कार, भाषा, खेती, इन सब का अपना किरदार रहा है। शायद इसके अलावा और भी कुछ था। चीन में 2000 साल से भी पहले मोत्से नाम के एक फिलोसोफर ने पता किया था कि रोशनी की मदद से एक बंद कमरे के अंदर तस्वीर बनाई जा सकती है। वो शायद दुनिया का पहला कैमरा था, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। इमेज बनाने वालों ने तमाम कैमरों का प्रोटोटाइप, उसका भी, जिससे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, रोशनी की इस अजीबोगरीब खासियत की मदद से उन्होंने शायद दुनिया की पहली मूवी बनाई थी। रोशनी के उस्ताद मोत्से ने हर तरह के अंधेरे को दूर करने का काम किया। मिलिट्री जीनियस होने के बावजूद उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल सिर्फ खून खराबा रोकने के लिए किया। उनके बारे में मशहूर है कि वो आपस में लड़ रहे राज्यों में जाते थे और एक से एक तरकीबें आजमा कर वहाँ के राजाओं से बात करके उन्हें जंग लड़ने से रोक देते थे। सबसे पहले शायद उन्हीं ने पूरी दुनिया में प्यार फैलाने, गरीबी और ऊंच नीच खत्म करने और आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का सपना देखा था। परंपरा और सत्ता की बात आंख मूंद कर मानने पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उनके लेखों में आपको साइंटिफिक अप्रोच की सबसे पहली झलक मिल सकती है। मोत्से के दौर से 1000 साल पहले से ही चीनी लोग अपने विचारों को किताबों में लिखते आ रहे थे। इसके बावजूद उनके बारे में हमें आधी अधूरी ही जानकारी मिलती है। जो है वो भी उनके और उनके शिष्यों के लिखे निबंधों से मिलती है। ऐसे ही एक निबंध, भाग्य के खिलाफ, उन्होंने हर विचारधारा को 3 तरह से परखने की सलाह दी थी। इसके आधार पर सवाल करो, पूछो क्या ये आम लोगों की नजरों में भी सही है, और ये भी पूछो कि इसे लागू कैसे करना है और क्या ये ज्यादातर लोगों का भला कर सकती है। मोत्से बहुत मशहूर थे, मगर उनकी मौत के कुछ सालों बाद पूरे चीन को एक करने वाला पहला सम्राट चिन शी हुआंग गद्दी पर बैठा। उसने एक महाद्वीप को एक देश की शक्ल दे दी और साथ में अपना नाम भी, चाइना। हम में से ज्यादातर लोग सम्राट चिन को उसकी कब्र की हिफाजत करने वाले मिट्टी के 7000 पुतलों की वजह से जानते हैं। सम्राट चिन ने अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसके अंदर हर एक चीज को स्टैंडाइज कर दिया। इसमें शामिल था एक जैसे सिक्के चलाना, नापतोल की सारी इकाइयों को एक सा करना, सड़कों और गाड़ियों की एक सी चौड़ाई, और तो और चाइनीज भाषा को लिखने का तरीका भी शामिल था, और ये भी कि क्या लिखा और सोचा जा सकता है।
सम्राट चीन की एक ही फिलॉसफी थी, जो कानून कहता है वही करो। मगर उसका मतलब था, जो कानून कहता है वही करो, वरना। ये वो फिलॉसफी थी जिसमें सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं था। सुनो सुनो सुनो, 100 तरह की विचारधाराओं की सारी किताबों को जला दिया जाएगा। जो भी इतिहास का इस्तेमाल करके वर्तमान की बुराई करेगा, उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मोत्से और कॉन्फ्यूशियस के अलावा दूसरे फिलोसोफर्स के काम को दुनिया में किताबों की पहली होली में जला दिया गया। सैकड़ों स्कॉलर्स ने बहादुरी दिखाते हुए इन किताबों को बचाने की कोशिश की। उन्हें दरबार में लाकर जिंदा दफन कर दिया गया। विज्ञान की तरक्की के लिए विचारों की आजादी जरूरी है। ये तभी मुमकिन है जब सत्ता से बेखौफ सवाल पूछने और अपनी बात रखने की आजादी हो। मोत्से और उनके शिष्यों की किताबों में जो चिंगारी थी, उसे कामयाबी के साथ बुझा दिया गया। इसके बाद अगली मूवी बनाने में पूरे 1000 साल लगे। किस्मत से कल्पनाओं का हमारा यान हमें स्पेस और टाइम में कहीं भी ले जा सकता है। प्राचीन चीन और ग्रीस के लोगों ने यह पता किया था कि रोशनी बहुत सारे कमाल दिखाती है, मगर किसी ने वो सवाल नहीं पूछा जो किसी जीनियस या बच्चे के दिमाग में जरूर उठता है, क्यों? और फिर 1000 साल पहले इराक के शहर बसरा में रोशनी का एक और उस्ताद रहता था। इब्ने अल-हैज़न के अंदर कुदरत को जानने की दीवानगी थी। वो बहुत सवाल पूछते थे, खासकर उन चीजों पर जिन्हें बाकी लोग यूं ही छोड़ दिया करते थे। उनका सवाल था, हम देखते कैसे हैं? उनसे पहले बड़े विद्वानों ने यही बताया था कि हमारी आंखों से किरणें बाहर निकलती हैं और जो चीज हम देखते हैं उनसे टकराकर वापस हमारी आंखों तक लौट आती हैं। मगर इब्ने हैज़न का तर्क था कि तारे इतनी दूर हैं कि हमारी आंखों से कोई चीज इतनी दूर जाकर पलक झपकते ही वापस नहीं आ सकती। कमाल का तर्क था, मगर अल-हैज़न वही नहीं रुके। उन्होंने ऐसे तरीके खोजे जिनसे कुदरत को अपने राज खुद जाहिर करने पर मजबूर किया जा सके। उस सभ्यता में नए विचारों की और सवाल पूछने की आजादी थी। वो इस्लामिक दुनिया में विज्ञान का सुनहरा दौर था। यह सभ्यता स्पेन के कॉर्डोबा से लेकर मध्य एशिया के समरकंद तक फैली हुई थी। बगदाद, काहिरा और दूसरे इस्लामिक राज्यों में ईसाई और यहूदी स्कॉलर्स को इज्जत के साथ बुलाया जाता था। किताबें जलाने के बजाय खलीफाओं ने किताबों की तलाश में पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजा। खलीफाओं ने इन किताबों को पढ़ने, अनुवाद करने और अगली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखने पर जमकर पैसा खर्च किया। अगर वो न होते तो प्राचीन ग्रीक विज्ञान का ज्यादातर हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। इसके सैकड़ों साल बाद यूरोप में विज्ञान के पुनर्जागरण की जो रोशनी आई, उसकी चिंगारी इस्लामिक विद्वानों और वैज्ञानिकों ने ही सहेज कर रखी थी। भारत से विचारों को पश्चिमी दुनिया तक लाने का काम भी अरब लोगों ने ही किया, उन अरेबियन नंबर्स को भी जिन्हें हम सब आज इस्तेमाल करते हैं, और शून्य का सिद्धांत भी। ये तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको अरबों खरबों की गिनती लिखनी हो। अरेबियन एस्ट्रोनॉमी इतनी असरदार थी कि आज भी ज्यादातर चमकीले तारों को हम उनके अरेबियन नामों से ही जानते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा, एल्गोरिदम, एल्केमी और अल्कोहल के साथ लगा एल शब्द उस दौर की निशानी है जब अरेबियन भाषा विज्ञान की भाषा हुआ करती थी। 11वीं सदी में इब्ने अल-हैज़न ने रोशनी से जुड़ा एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम देखते कैसे हैं। उन्होंने इस प्रयोग से ये पता किया कि रोशनी कैसे आगे बढ़ती है। उन्होंने दिन की रोशनी में एक टेंट लगाया और उसे इस तरह सील कर दिया कि रोशनी की सिर्फ एक ही किरण अंदर के कमरे में पहुंच सके। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और लकड़ी के साथ एक सीध टुकड़े यानी स्केल के जरिए अल-हैज़न ने विज्ञान के इतिहास में दर्ज होने वाली एक लंबी छलांग लगाई। उन्होंने ये साबित किया कि रोशनी सीधी रेखा में आगे बढ़ती है।
मगर ये तो अभी शुरुआत ही थी। अल-हैज़न ने पता किया कि कोई भी तस्वीर, चाहे वो आंख में बने या कैमरा या ऑब्स्क्यूरा के जरिए, तभी बनती है जब एक छोटे से छेद से एक अंधेरे चैम्बर में रोशनी डाली जाती है। ये छोटा छेद हमारे चारों तरफ मौजूद बेशुमार रोशनी को छांटता है। छेद जितना बड़ा होगा, रोशनी उतनी ही कम दिशाओं से अंदर आएगी और तस्वीर उतनी ही साफ बनेगी। इसलिए रोशनी से चकाचौंध होने के बजाय हम उसकी बनाई तस्वीर को बारीकी से देख सकते हैं। अल-हैज़न ने अपने खुद का कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाया और खलीफाओं को हैरत में डाल दिया। कैमरा ऑब्स्क्यूरा तेज रोशनी में ही ठीक से काम करता था। रात में आसमान के तारों से इतनी रोशनी नहीं मिल पाती थी। इसके लिए रोशनी अंदर आने के लिए बड़े छेद की और अच्छा फोकस बनाने की जरूरत थी। टेलीस्कोप अपने लेंस या मिरर के सामने पड़ने वाली पूरी रोशनी को इकट्ठा कर लेता है। इस तरह से कैमरा ऑब्स्क्यूरा के मुकाबले इसमें ज्यादा रोशनी अंदर आती है। यह दुनिया के पहले टेलीस्कोप में से एक है। 1609 में गैलीलियो ने इसी को इस्तेमाल किया था। इससे उन्होंने रात के घने अंधेरे की चादर हटाकर कॉस्मोस की तलाश शुरू की। लेंस की वजह से टेलीस्कोप का रोशनी जमा करने वाला हिस्सा हमारी आंखों के मुकाबले ज्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ी बाल्टी में छोटी के मुकाबले बारिश का ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। आधुनिक टेलीस्कोप में यह हिस्सा और भी बड़ा होता है। इनके डिटेक्टर्स भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये एक ही चीज को घंटों तक देखकर ज्यादा से ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर लेते हैं। स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप जैसे कि हबल ने बहुत दूर की और बहुत पुरानी आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी को देखा है, जिससे कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ और भी बेहतर हुई है। अल-हैज़न ने पता किया था कि किस तरह रोशनी से तस्वीरें बनती हैं, मगर वो उनका सबसे अच्छा आविष्कार नहीं था। इब्न अल-हैज़ल वो पहले इंसान थे जिन्होंने विज्ञान के नियम बनाए थे। उन्होंने गलती पकड़ने का तरीका इजाद किया। इस सिलसिलेवार मगर मुश्किल तरीके से विचारों की गलती को पकड़ा जा सकता था। सच को ढूंढना मुश्किल है और सच का रास्ता तो और भी मुश्किल है। सच्चाई की खोज करने वालों को फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही पहले की लिखी किताबों पर आंख मूंद कर यकीन करना चाहिए। उन किताबों में लिखी बातों को हर तरह से सवाल पूछकर जांचना चाहिए। सिर्फ तर्क और प्रयोग में साबित बातों को ही मानना चाहिए, किसी की कही बातों को नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि हर इंसान गलतियों का पुतला होता है और हम तो सच की खोज में निकले हैं। इसीलिए हमें अपनी खोज के दौरान खुद अपने आप पर भी शक करना है और खुद से सवाल पूछना है, ताकि हम लापरवाही या पूर्वाग्रह के शिकार न हो पाए। इस रास्ते पर चले तो सच्चाई तुम्हारी नजरों के सामने होगी। ये तरीका विज्ञान का तरीका है, इतना ताकतवर कि इसने हमारे रोबोट्स को सौर मंडल के किनारे और उससे भी आगे पहुंचा दिया। इसने हमारी औसत उम्र दुगनी कर दी और बीते हुए कल की दुनिया को फिर ताजा कर दिया। विज्ञान ने हमें आने वाले कल के बारे में जानने के काबिल बनाया है। इसकी मदद से हम आपस में रोशनी की रफ्तार से बात कर सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं। सोचने के इस तरीके की वजह से हमारे पास ऐसी ताकतें आ गई हैं जिन्हें शायद अल-हैज़न जादुई ताकतें मानते, मगर उन्होंने ही हमें दिखाया था कि मुश्किल कभी खत्म न होने वाला रास्ता। और अब वो हमें ऐसी जगह ले आया है जहां खुद रोशनी अंधेरे की चादर में लिपटी है। रोशनी के अंदर जो खूबियां हैं वो इंसान की जानकारी में आने वाली किसी और चीज में नहीं है। जैसे कि रोशनी की रफ्तार को ही लीजिए। रोशनी का सबसे छोटा हिस्सा फोटॉन जैसे ही किसी एटम या मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है, तुरंत रोशनी की रफ्तार से चलने लगता है। फोटॉन कभी किसी और स्पीड से नहीं चलता। ना ही हमें ऐसी किसी चीज के बारे में पता है जो तुरंत 0 से टॉप स्पीड पर पहुंच जाती हो। इतनी रफ्तार
किसी भी चीज की नहीं है। जब हम दूसरे पार्टिकल्स की रफ्तार को बढ़ाकर स्पीड और लाइट के करीब लाते हैं तो वो भारी हो जाते हैं और उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब तक किसी भी प्रयोग में किसी पार्टिकल की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं की जा सकी है। ये क्या था? आपने कुछ सुना? मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, मेरे ख्याल से जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो लाइट की तरह हो। इसकी अजीब खूबियों की तुलना ऐसी किसी भी चीज से नहीं की जा सकती जिनका पता हमारी सेंसेस से चलता हो। अपनी सेंसेस पर हमें इतना ज्यादा यकीन है कि कुदरती चीजों के बारे में हम अपनी मेजरिंग डिवाइसेस पर भी भरोसा नहीं करते। हमारी सेंसेस को उन जिंदा चीजों के साथ कोई मुश्किल नहीं होती जो जानवरों वाली आम रफ्तार से चलती हैं, मगर जब बात रोशनी की रफ्तार की हो तो वो वहां काम नहीं आती। हमें ये भी नहीं पता कि कॉस्मिक स्पीड लिमिट आखिर क्यों है। रोशनी की रफ्तार से जाने पर समय ठहर जाता है। रोशनी आखिर होती क्या है? रोशनी के साथ आइजक न्यूटन का बेहद लंबा रिश्ता उनके बचपन से ही कायम हो गया था। जब वो इस घर में रहते थे, जब न्यूटन करीब 21 साल के थे, तभी वो इंद्रधनुष के राज को हल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। न्यूटन ने पता किया था कि सूर्य की रोशनी यानी सफेद रोशनी में इंद्रधनुष के सभी रंग मिले होते हैं। ये बड़ी खोज थी। उन्होंने इन रंगों के दिखने को स्पेक्ट्रम नाम दिया था। लैटिन में इसका मतलब भूत या प्रेत छाया होता है। माफ कीजिएगा मास्टर न्यूटन, रसोइये ने खबर भिजवाई है कि आपका डिनर ठंडा हो जाएगा। नहीं आइजैक, इस मैग्नीफाइंग ग्लास को नीचे मत रखो। रोशनी में और भी चौंकाने वाली जानकारी छिपी है। एक कोड, कॉस्मोस की चाबी। आइजक न्यूटन से ज्यादा कुछ छूटा नहीं था, मगर ये चूक उनसे हो गई। वो एक बहुत बड़े खजाने के दरवाजे के सामने से गुजर गए, उस दरवाजे के आगे से जो अगले 150 सालों तक फिर बंद ही रहा। सन 1800 में काम करने वाले एक और वैज्ञानिक के सामने वो सबूत आ गया जिसने हमारे आसपास की अनदेखी दुनिया को सामने ला दिया। रात में विलियम हर्शल अपने जमाने की सबसे बड़ी टेलीस्कोप से आसमान को खंगालते थे। दिन में हर्शल प्रयोग करते रहते थे। न्यूटन के शुरुआती काम से यह साबित हो चुका था कि सूर्य की रोशनी में अलग अलग रंग मिले होते हैं, और ये तो सभी जानते थे कि सूर्य की रोशनी में गर्मी भी होती है। विलियम हर्शल का सवाल था कि क्या रोशनी के कुछ रंगों में ज्यादा गर्मी होती है। वैज्ञानिक बुद्धि वाला इंसान उन चीजों पर भी सवाल उठाता है जिन पर दूसरे ध्यान भी नहीं देते, और फिर वो प्रयोग भी करता है। हर्शल ने स्पेक्ट्रम के बाहर जो थर्मोमीटर लगाया वो उनका कंट्रोल था। किसी भी प्रयोग में जो कंट्रोल होता है उसे टेस्ट के दायरे में नहीं लाया जाता। इस तरह आप जान जाते हैं कि जिस चीज को टेस्ट किया जा रहा है उसी की वजह से वो नतीजे आ रहे हैं। हर्शल के प्रयोग में रंग और टेम्परेचर के बीच के रिश्ते की जांच की जा रही थी, इसलिए उन्होंने उस थर्मोमीटर को कंट्रोल बनाया था जो सफेद शीट पर एक ऐसी जगह लगा था जहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। वही आवाज फिर से आई। ये कैसी आवाज है? चलिए, लाल रंग नीले के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। कमाल की खोज थी, मगर इतनी जोरदार भी नहीं थी। नहीं, आपके थर्मोमीटर में कोई गड़बड़ नहीं है। आपने एक नई तरह की रोशनी खोजी है।
हर्शल को ही सबसे पहले स्पेक्ट्रम के लाल रंग वाले छोर के नीचे किसी की मौजूदगी का पता चला था। इसलिए उसका नाम रखा गया इंफ्रारेड। लैटिन में इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, ये नजर नहीं आता। हमारी आंखें इस तरह की रोशनी को नहीं देख सकती, मगर हमारी स्किन इसकी गर्मी महसूस कर लेती है। ये वाकई बड़ी खोज थी, मगर रोशनी के अंदर इससे भी बड़े राज छिपे हुए थे। जिस वक्त विलियम हर्शल इंग्लैंड में अपने पार्लर में बैठकर इंफ्रारेड रोशनी की खोज कर रहे थे, जोसेफ फ्रॉनहोफर नाम का एक नौजवान लड़का बहुत बुरे हालात में काम कर रहा था। वो जहरीले केमिकल से भरी कड़ाही के पास खड़े होकर हर वक्त उसे चलाता रहता था। जोसेफ 11 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था और उसे जमकर काम लेने वाले वाइशल वर्गर के आदमी की देखरेख में छोड़ा गया था, जो शाही शीशे बनाने का काम करता था। उसने जोसेफ को स्कूल नहीं जाने दिया। इसके बजाय जोसेफ दिन में शीशे बनाने वाली वर्कशॉप में काम करता और रात को मालिक के घर का काम निपटाता। जल्दी करो बेवकूफ, और याद रहे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। फिर जोसेफ को एक मौका हाथ लगा। वाइशल वर्गर का घर गिर गया। बवेरिया का होने वाला राजा मैक्सिमिलियन तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंच गया ताकि लोगों की मदद कर सके। मैक्सिमिलियन अपनी प्रजा में बहुत दिलचस्पी लेता था, जो उस दौर में बड़ी अजीब बात थी। बवेरिया के होने वाले राजा की निगाहों में आने के बाद नौजवान फ्रॉनहोफर को एक नई दुनिया देखने का मौका मिल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजकुमार मैक्सिमिलियन ने जोसेफ को पैसे दिए और अपने प्रिवी काउंसलर से जरूरत पड़ने पर उस लड़के की मदद करने को कहा। वाइशल बर्गर अब भी उससे जमकर काम ले रहा था और उसे स्कूल नहीं जाने दे रहा था, मगर राजकुमार के काउंसलर ने दखल देकर जोसेफ को एक ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में काम दिला दिया। इस छोटी सी मदद ने बहुत बड़ा काम किया। जब जोसेफ फ्रॉनहोफर 27 साल का हुआ, तब तक वह दुनिया का सबसे मशहूर डिजाइनर बन चुका था। हाई क्वालिटी लेंस, टेलीस्कोप और दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए उसकी फर्म यही थी। इस पुराने बेनेडिक्ट ब्योरेन एबी में 19वीं सदी की शुरुआत में यह टॉप सीक्रेट अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी थी। पुराने जमाने के बेनेडिक्टन मंक्स तो वैसे भी राज जाहिर न करने की कसम खाते थे। इस रिवाज और फ्रॉनहोफर लेबोरेटरी में गिने चुने लोगों को जाने की इजाजत देकर उन्होंने अपने कारोबार के राज को राज ही रखा। फ्रॉनहोफर प्रिज्म के साथ प्रयोग करके ये पता कर रहे थे कि प्रिसीजन लेंसेज के लिए सबसे अच्छा कांच कौन सा रहेगा। वो यही सोच रहे थे कि प्रिज्म से बनने वाले स्पेक्ट्रम को किस तरह से और भी बेहतर देखा जा सकता है। फिडरिच, जरा वो थियोडेनाइट देना प्लीज। ओके, जब तक फ्रॉनहोफर अपने ब्योरे लाइट को सेट करेंगे, जो कि एक टेलीस्कोप है, तब तक मैं आपको इस एबी का एक और हिस्सा दिखाता हूं। साउंड वेव सुनने में कितनी अच्छी लगती है। जरा सोचिए वो दिखने में कितनी खूबसूरत होंगी। कभी सोचा है ऑर्गन पाइप्स की लंबाई अलग अलग क्यों होती है? जैसे ही मैं एक की दबाता हूं, कंप्रेस एयर एक खास पाइप में जाती है, जिससे कुछ खास साउंड वेव्स बनती हैं। अगर हम साउंड वेव्स को सैकड़ों गुना धीमा कर दें, तो वो ऐसी नजर आएंगी। पाइप की लंबाई जितनी होगी, उसके अंदर आने वाली साउंड वेव भी उतनी ही लंबी होगी।
छोटे पाइप से आपको छोटी साउंड वेव सुनाई देगी। छोटी साउंड वेव की पिच या फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है। अच्छे से देखने के लिए वेव्स को रोक देते हैं। दो वेव्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। लंबा पाइप लंबी साउंड वेव निकालता है जिसकी पिच या फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस मिडीवियल म्यूजिक की मैन्युस्क्रिप्ट कार्मिना बुराना यहीं इस एबी में ही खोजी गई थी। साउंड वेव्स किसी वैक्यूम में नहीं चलती। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कि हवा, पानी या पत्थर के मॉलिक्यूल्स। मगर लाइट वेव्स अपने आप चलती हैं। वो खाली स्पेस में भी चलती हैं और तेजी से, हवा में चलने वाली साउंड वेव से हजारों गुना तेज। और जो लाइट हम देखते हैं उसकी वेवलेंथ साउंड वेव से बहुत छोटी होती हैं। करीब 50,000 लाइट वेव्स बस इतनी सी जगह में आ जाएंगी। अरे हां, फ्रॉनहोफर। सही टाइम पर पहुंचे हैं, अब इसे सुन सकते हैं। जिस तरह साउंड वेव की लंबाई से यह तय होता है कि उसकी पिच कितनी होगी, उसी तरह लाइट की वेवलेंथ से यह तय होता है कि हमें कौन सा रंग दिखाई देगा। मगर प्रिज्म कैसे सूर्य की रोशनी में छिपे सारे रंगों को फैला देता है। जब लाइट हवा या स्पेस से गुजरती है तो इसके सारे रंग एक सी स्पीड में आगे बढ़ते हैं, मगर कांच या किसी एंगल से टकराते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और डायरेक्शन बदल जाती है। प्रिज्म के अंदर हर रंग अलग स्पीड से चलता है। कांच के अंदर बैंगनी लाइट जो सबसे छोटी वेव्स पर सवार होती है, लाल रंग की लाइट से ज्यादा धीमी हो जाती है, जिसकी वेव्स सबसे लंबी होती है। स्पीड में इस फर्क की वजह से रंग अलग अलग छिटक जाते हैं और सारी लाइट वेव्स थोड़ी अलग हटकर चलने लगती हैं। प्रिज्म इसी तरह काम करता है। यहां मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि जोसेफ फ्रॉनहोफर ने अब वो काम किया था जो आइजैक न्यूटन कर सकते थे मगर नहीं कर पाए, और इसका खुद मेरी जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ा। इस वक्त आप फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को मिलता हुआ देख रहे हैं, जिससे मेरी अपनी वाली साइंस का जन्म हुआ, एस्ट्रोफिजिक्स का। इन लाइनों में लिखा है, इन खड़ी लाइनों में इसका राज। फ्रॉनहोफर ने जब इनको देखा तो यही सोचा, ऐसा क्यों? ऐसा कोर जो किसी बाहरी ब्रह्मांड से हमारे पास आया है। इन काली खड़ी लाइनों में लिखा यह कौन सा संदेश है? सौ सालों तक इसे समझने, जानने और इसका जवाब ढूंढने का सिलसिला चलता रहा।
बहुत खूबसूरत है ना? मगर क्यों? इस खूबसूरती के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। पृथ्वी और इसके एटमॉस्फेयर की रासायनिक बनावट, जिंदगी का विकास, यह बहुत घना ताना बाना है। इसमें से एक को लेते हैं जो बाहर नजर आता है, हैरान कर देने वाले कुदरत के रंग। ये सब आखिर कैसे हो रहा है? ये लाल रंग, नीला रंग, कुदरत के इतने हैरान करने वाले रंग आखिर बनते कैसे हैं? सूर्य से आने वाली रोशनी अलग अलग वेवलेंथ की शक्ल में पृथ्वी तक पहुंचती है। इन फूलों की पंखुड़ियां कम एनर्जी और लंबी वेवलेंथ वाली लाल रंग की वेव्स को सोख लेती हैं, मगर ये पंखुड़ियां छोटी और हाई एनर्जी वाली नीली वेवलेंथ को बाहर निकालती हैं। तारों की रोशनी और पंखुड़ियों, पानी या बैंकॉक के बीच ये जो खिचड़ी पकती है, उससे नीला रंग बनता है। सबसे लंबी वेव्स में जो हमें लाल रंग की दिखती हैं, सबसे कम एनर्जी होती है। रंगों के जरिए ही हमारी आंखों को पता चलता है कि लाइट वेव्स के अंदर कितनी एनर्जी है। सनसेट, झंडा, आपके चाहने वाले की आंखें, चमचमाती नई कार, इन सब को देखकर आपको एक अलग तरह का एहसास होता है, क्योंकि एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाली लाइट वेव आपको कहीं अंदर से छूती है। और ये सीक्रेट मैसेज फ्रॉनहोफर के स्पेक्ट्रम की एक काली और खड़ी लाइनें क्यों हैं? ये क्यों बनती हैं? ये तब बनती हैं जब उन रंगों की लाइट वेव्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं। ये एक बहुत ही अलग स्तर पर होता है। जहां ये होता है वो दुनिया हमारी इस दुनिया से बहुत छोटी है। वहां पहुंचने के लिए हमें अपने आप को 10 अरब गुना छोटा करना पड़ेगा। हम इनमें से किसी भी एटम को चुन सकते हैं, मगर चलिए हाइड्रोजन का ही एटम लेते हैं। हाइड्रोजन का एटम कॉस्मॉस में सबसे ज्यादा मिलता है और यह सबसे सरल भी है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और सिर्फ एक प्रोटॉन। इस वक्त हम एटम के अंदर हैं। यहां आम इंसानी तजुर्बे का कोई काम नहीं है। कॉमन सेंस से इसे समझना नामुमकिन है। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को ही लीजिए। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में नहीं होता। यह एक ऑर्बिट से गायब होता है और दूसरे में नजर आता है। यह वैसा ही है जैसे आप एलिवेटर से दूसरी मंजिल से चौथी में जाएं, मगर बीच की मंजिल से गुजरे ही ना। एक चीज और भी है, ये क्वांटम एलिवेटर्स कुछ ही मंजिलों पर रुकते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ तय आकार के ऑर्बिट में ही घूमते हैं, जो हर पदार्थ के एटम में अलग अलग तरह के होते हैं। इसलिए ये पदार्थ अलग अलग तरह के होते हैं। किसी भी चीज की केमिस्ट्री उसके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से ही तय होती है। इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में रखने वाली फोर्स या ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये विद्युतीय आकर्षण की फोर्स है। हाइड्रोजन एटम के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं और एक से दूसरी या ऊपर से नीचे वाली ऑर्बिट में आते जाते रहते हैं। ऑर्बिट जितनी बड़ी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। बड़ी ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और छोटी ऑर्बिट में जाने पर यह एनर्जी छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन बड़ी ऑर्बिट में तभी जाता है जब एटम लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, मगर हम ये नहीं जानते कि वो छोटी ऑर्बिट में क्यों आता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ऐसा होने पर हमेशा एक लाइट वेव बनती है, जिसका रंग ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी के फर्क के बराबर होता है। सूर्य की सतह से सभी रंगों की लाइट वेव्स निकलती हैं। अगर आप सूर्य की रोशनी को एक प्रिज्म से देखें तो आपको उसका स्पेक्ट्रम नजर आएगा। अगर आप जोसेफ फ्रॉनहोफर की तरह इस स्पेक्ट्रम को एक टेलीस्कोप से बड़ा करके देखेंगे तो आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डांस नजर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है और वो छोटी ऑर्बिट में पहुंचता है तो इससे निकलने वाली लाइट वेव्स बिखर जाती हैं। इनमें से ज्यादातर हम तक नहीं पहुंच पाती। इससे एक गैप पैदा होता है जिससे स्पेक्ट्रम में काली लाइनें दिखती हैं। ये काली लाइनें सूर्य के वातावरण में हाइड्रोजन एटम की बनाई परछाइयां हैं। सोडियम के एटम अलग तरह की परछाइयां बनाते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स एक अलग ही धुन पर नाचते हैं। हम जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम होते हैं।
नमक के एक दाने में 1 करोड़ अरब तक एटम्स होते हैं जिनमें ये डांस चल रहा होता है। और आयन के एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन किसी बड़े म्यूजिक एल्बम के गाने की धुन पर नाच रहे होते हैं। जब आप एक स्पेक्ट्रोस्कोप से किसी तारे को देखते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर के सारे एलिमेंट्स में आपको काली लाइनें नजर आ जाती हैं। आप मुझे किसी का स्पेक्ट्रम दिखाएं, चाहे वो पृथ्वी पर हो या दूर तारे पर, मैं बता दूंगा वो किस चीज से बना है। फ्रॉनहोफर की लाइनें कॉस्मोस के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के बनाए हुए एटॉमिक सिग्नेचर्स हैं। विज्ञान के इतिहास के दूसरे रहस्यों की तरह इस राज के खुलने से और दूसरे और गहरे राज सामने आ गए हैं। और यह भी पता चला है कि रोशनी के अंदर अभी काफी राज सुलझाने बाकी हैं। जब जोसेफ फ्रॉनहोफर ने प्रिज्म को टेलीस्कोप के अंदर लगाया और उसे आसमान की तरफ घुमाया तो वो तारों को हमारे और नजदीक ले आए। सिर्फ 39 साल की उम्र में उनको एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। यह शायद लंबे अरसे तक कांच बनाने के दौरान जहरीले केमिकल्स के बीच काम करने का नतीजा था। कोई नहीं जानता अगला जीनियस कहां से आएगा। उनमें से कितने वक्त की धूल में ही दबे रह जाएंगे। राजकुमार और उनके साम्राज्य को एक लावारिस गरीब बच्चे पर रहम करने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फ्रॉनहोफर के आविष्कारों की वजह से बवेरिया का पिछड़ा इलाका एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस में बदल गया। जब उनकी मौत होने वाली थी, सरकार को ऑप्टिकल ग्लास बनाने की, उस टेक्नोलॉजी को बचाने की फिक्र हुई। मगर यह सीक्रेट टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी इंसान को दी जा सकती थी जिसके पास टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, यानी डायरेक्टर ऑफ मिंट को। सरकार ने शानदार ऑप्टिकल ग्लास बनाने की फ्रॉनहोफर की टेक्नोलॉजी को अगले 100 सालों तक स्टेट सीक्रेट बनाकर रखा। इस वजह से इसके बाद की पीढ़ियों के रास्ते में बड़ी रुकावट आ गई। मगर खुद फ्रॉनहोफर अपने वैज्ञानिक आविष्कारों पर ऐसा कोई पर्दा रखने की इजाजत शायद ना देते। वो जानते थे कि विज्ञान को फलने फूलने के लिए खुलापन चाहिए और कुदरत के बारे में हमारी जानकारी पूरी दुनिया में विरासत होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पता चलते ही फ्रॉनहोफर ने तुरंत उस बारे में सब कुछ प्रकाशित करवा दिया और उनके उस महान आविष्कार का असर अब तक बरकरार है। उनके स्पेक्ट्रल लाइंस से साबित हुआ कि जो कॉस्मोस नजर आ रहा है वो सारा एक ही पदार्थ से बना है। ग्रह है। तारे, आकाशगंगाएं, खुद हम और ये सारी जिंदगी। सब में वही चीज है जो तारों में है। उनकी वजह से हमें पता चला कि दूसरी दुनियाओं का वातावरण कैसा है। लाखों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाएं कैसी हैं। स्पेक्ट्रल लाइन से न सिर्फ ये पता चलता है कि दूर की चीजें किससे बनी हैं, बल्कि ये भी कि वो पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं। उनकी मदद से हमें पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है, मगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बड़ी खोज वो चीज है जिसे इससे देखना मुमकिन नहीं है। एक डार्क मैटर से बना एक छिपा हुआ ब्रह्मांड जो हमारे परिचित कॉस्मोस से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ऐसे रहस्यमय पदार्थ से बना है जिससे किसी तरह की रोशनी ना तो निकलती है ना एब्जॉर्ब होती है।
हमें उसके होने का पता सिर्फ उसकी ग्रेविटी की वजह से चलता है, जो सारी आकाश गंगाओं को अपनी ओर खींचती हैं और उनमें नजर आने वाले तारों की रफ्तार बढ़ाती है। हमें जितने तरह की दिखती है, रोशनी उससे भी ज्यादा तरह की होती है। जो नजर आता है, कुदरत को सिर्फ वहीं तक मानना संगीत को सिर्फ एक सप्तक में सुनने जैसा है। रोशनी कई तरह की होती है, उसमें सिर्फ वेवलेंथ का फर्क होता है, मगर यह फर्क बहुत बड़ा होता है, जैसे कि इंफ्रारेड लाइट। जो कि विलियम हर्शल ने खोजी थी, या एक्सरे लाइट। या फिर रेडियो लाइट, या फिर गामा रे लाइट। ये एक ही चीज को अलग अलग तरह से देखने जैसा नहीं है। ये अलग अलग तरह की लाइट्स कॉस्मोस की अलग अलग चीजों और खूबियों के बारे में बताती हैं। जैसे कि गामा रे लाइट में हमें दूर की आकाश गंगाओं में हो रहे अजीब धमाके दिखाई देते हैं, जो वैसे नजर नहीं आते। और माइक्रोवेव लाइट में हम अपने ब्रह्मांड के पैदा होने का समय देख सकते हैं। हमने अपनी आंखें तो अभी खोली ही हैं।